प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हम जो क्वेश्चन कर चुके थे कवर कर चुके थे, उनके अलावा जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यह दूसरा वीडियो है और इस दूसरी वीडियो में इस पार्ट के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन। जो शाकाहारी जंतु होते हैं बच्चों, उनकी जो छोटी आंत्र होती है वो वास्तव में कैसी होती है? लंबी होती है। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है? लंबी। जो छोटी आंत है अपने शरीर में बच्चों, वो लंबी होती है। लग रहा होगा जो छोटी आंत है वो छोटी होनी चाहिए, नहीं, ये लंबी होती है। बड़ी आंत नाम बड़ी है लेकिन वास्तव में वो छोटी होती है। बड़ी आंत की बात कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? शाकाहारी जंतुओं की शुद्धांत्र कैसी होती है? लंबी होती है। अब है आपका कि पाचन तंत्र का, ठीक है, पाचन तंत्र का सबसे वृहत अंग, वृहत मान होता है बड़ा, तो पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, रक्त परिवहन तंत्र होता है। तो पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। आपका मुंह है वो भी पाचन तंत्र का भाग है, लेकिन पाचन तंत्र में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है बच्चों? वो होता है आपका यकृत। ऐसा भी प्रश्न आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अच्छा, यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिवर कहते हैं। अच्छा, यकृत को गांव में क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। गांव में जिगर बोलते हैं और इंग्लिश में लिवर बोलते हैं, हिंदी में यकृत कहते हैं। यह अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है माने बृहत ग्रंथि है। और ये यकृत क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, माने हानिकारक तत्वों को अपने शरीर से बाहर निकालता है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है यकृत, ये भी आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में, ठीक है, किसे सेल की ऊर्जा मुद्रा, अच्छा ऊर्जा मुद्रा, मुद्रा माने क्या होता है? पैसा, रुपया, दौलत, ठीक है। तो बच्चों किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, माने एटीपी को। एटीपी, तो एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बच्चों क्या करते हैं, क्या मानते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा मानते हैं, कोशिका का रुपया मानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है बच्चों। एटीपी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किडनी का कार्य नहीं है। किडनी माना होता बच्चों वृक्क, जिसको हम गांव की भाषा में गुर्दा कहते हैं। तो किडनी का बच्चों कौन सा कार्य नहीं है? तो किडनी का कार्य नहीं है एंटीबॉडी का स्राव। बच्चों किडनी का क्या कार्य नहीं है? एंटीबॉडी का स्राव बच्चों किडनी का कार्य नहीं है, किडनी का कार्य नहीं है। रक्तचाप का विनियमन किडनी का काम है। रक्त का निस्पंदन माने बच्चों पता है? रक्त का निस्पंदन माने रक्त को छानना। बच्चों पता है किडनी जो होती है अपनी, ये 180 लीटर रक्त एक दिन में छान देती है किडनी। आयनों की सांद्रता विनिमय, तो ये तीनों तो बच्चों ये कार्य होते हैं, जबकि जो डी ऑप्शन में है किडनी का काम नहीं है। अब है कि मानव में किडनी, मनुष्यों में किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है, माने किस सिस्टम का हिस्सा है, किस तंत्र का हिस्सा है? तो किडनी बच्चों उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। किडनी जो है बच्चों उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। उत्सर्जन माना होता है बच्चों शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालना, उत्सर्जन कहलाता है। अच्छा, उत्सर्जन का काम अपने शरीर में कौन कौन अंग करते हैं? तो देख लो, किडनी हो गई, फेफड़े हो गए और आपकी त्वचा हो गई। किडनी, फेफड़े, त्वचा, यह उत्सर्जन का काम करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में हमेशा बनता रहता है। अब फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त, फेफड़ों से बच्चों को पता है कि हम सांस लेते हैं, फेफड़ों में जाती है ऑक्सीजन युक्त वायु, आप सांस के द्वारा लेते हैं। तो फेफड़ों में बच्चों क्या है, वो रक्त से जाकर के मिल जाती है। अब फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला रक्त दिल में आ जाता है। कहाँ आ जाता है?
बाएं आलिंद से आता है। कहाँ से आता है? बाएं आलिंद से आता है। तो आपको अच्छे से याद करना। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त सीधे कहाँ पहुँचता है? बाएं आलिंद में पहुँचता है और बाएं आलिंद से फिर वो दिल में चला जाता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने में देरी होती है? तो विटामिन के की कमी से बच्चों रक्त का थक्का जमने में देरी होती है। माने आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपके चोट लग गई, खून बह रहा है तो खून बहुत देर से जमेगा। रक्त का थक्का माने रक्त बहुत देर से जमेगा अगर विटामिन के की कमी है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ये भी आपको यहाँ जानकारी में होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधा जो है उपयोग करता है? माने जो हरे पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसके लिए क्या क्या उपयोगी है उनके लिए, पेड़ पौधों के लिए? तो बच्चों आपको पता है हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट भोजन बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसकी भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल की भी आवश्यकता होती है। इसलिए आपको जो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिकाओं का नाम क्या है? हृदय की जो दीवार होती है उसको पोषण करने वाली रक्त वाहिकाओं का नाम बच्चों क्या है? कोरोनरी धमनियाँ। क्या आंसर सही है आपका? कोरोनरी धमनियाँ। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा प्रकाश प्रभावी होता है? मानो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है किस प्रकाश की उपस्थिति में तेज होती है? तो लाल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है किस प्रकाश में तेज होती है, तीव्र होती है? लाल प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ देखिए ये तो बहुत गलत लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा है डी ये गलत है। अब है स्टार्च या मंड पर। स्टार्च आलू में होता है और जो चावल होते हैं उनमें मंड होता है। तो स्टार्च या मंड पर आयोडीन का विलयन जो होता है, ठीक है, उससे क्रिया कराने पर बच्चों क्या बनता है? अच्छा रंग पूछा है, स्टार्च या मंड का रंग कैसा हो जाता है? तो स्कूल में आपने प्रयोग किया होगा। तो ये नीला काला हो जाता है, पुनः एक बार समझते हैं। स्टार्च या मंड की क्रिया बच्चों जब आयोडीन से कराते हैं, आयोडीन विलयन से कराते हैं तो नीला काला रंग आपको दिखाई देता है, ठीक है। नीला काला रंग, कभी कभी सिर्फ काला लिखा रहता है तो काला रंग दिखाई देता है। एक लड़का है वो रात में नहीं देख पाता है, दिन में तो देख लेता है, रात में नहीं देख पाता है बच्चों। तो उसे किस विटामिन की कमी है? तो ये तो आपको पता है, उसको विटामिन ए की कमी है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेटिनॉल। तो रेटिनॉल की कमी से बच्चा रात में नहीं देख पाता है। रतौंधी माने रात में नहीं देख पाना, रतौंधी रोग कहलाता है। तो गाजर आम पपीता खाओ और अंधापन को दूर भगाओ। श्वसन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, ये भी सही है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, सही बात है। वायवीय माने वायु की उपस्थिति में श्वसन माने ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अवायवीय माने नहीं, अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा उत्पन्न करता, सही बात है। जब हवा ही नहीं है तो जो श्वसन भी होगा लेकिन ऊर्जा फिर उसमें कम निकलती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ क्या बनता है? इनमें से सभी।
अबे आमाशय से आने वाला भोजन होता है, आपको बच्चों पता है जो आमाशय होता है, आमाशय में HCl निकलता है, पता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अम्ल कैसा होता है, अम्लीय होता है, सीधी सीधी बात है। तो आमाशय में जो भोजन है वो अम्लीय हो जाता है। तो आमाशय से आने वाला भोजन कैसा होता है, अम्लीय होता है। लेकिन जैसे भोजन आगे पहुंचता है आंतों में तो बच्चों वहाँ भोजन आपका क्षारीय हो जाता है। ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। अब निम्नलिखित में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो बच्चों पता है जो आपका पित्रस होता है, यकृत से जो पित्रस निकलता है आपका, इसमें बच्चों कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्रस में बच्चों कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। यकृत से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है माने लिवर से स्रावित होता है। अच्छा इकट्ठा कहाँ होता है स्रावित होकर के, तो ये पित्ताशय में, पित्ताशय पित्त का घर, ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा जब ये एंजाइम नहीं है तो वास्तव में इसका काम क्या है, तो बच्चों पित्त जो है वसा का एमल्सीकरण कर, आप जो घी खाते हैं वो पित्रस से पच जाता है। जिन किसी को बच्चों डायबिटीज़ की जैसी बीमारी हो जाती है, ठीक है, या किसी को तो वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज़, ठीक है। लेकिन एक दूसरा रोग बच्चों और है, किसी को पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो पित्ताशय ही निकाल दिया जाता है, पित्त में पथरी आती है बच्चों पता है, पर वो घी नहीं खा पाता है क्योंकि घी जो है, घी का पाचन कौन करता है, पित्रस करता है, वसा का एमल्सीकरण करता है पित्रस, ठीक है। तो पित्त क्या करता है, वसा का एमल्सीकरण करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर जो है, माने पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी जो है बाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उसे बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, अधिक कब होती है, तो गर्म और शुष्क हवा, माने गर्म हवा चल रही हो और शुष्क हवा हो, माने पानी नहीं बरसा हो, तब पेड़ पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर जो है अधिकतम होती है। तो आपका यहाँ सी आंसर एकदम सही है। जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्प्रेरक, यहाँ ध्यान दो, उत्प्रेरक कौन है, जितनी भी जैविक प्रणाली हैं, जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, उनमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है, उत्प्रेरक का काम कौन करता है, वो करता है एंजाइम, उत्प्रेरक का काम करता है एंजाइम, ठीक है। केमिस्ट्री में एक प्रश्न आता है सभी एंजाइम क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, ऐसा भी प्रश्न आता है। सभी एंजाइम क्या होते हैं, सभी एंजाइम जो है बच्चों उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, माने क्रिया की जो गति है उसमें वृद्धि करते हैं एंजाइम। अब लंबी दूरी तक दौड़ने के बाद पैर की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, ऐसा कैसे होता है, तो समझो बात पूरी। आप थोड़ा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहले से ही है। आप और दूर तक चलते हैं तो अब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो अवायवीय श्वसन होगा, अवायवीय श्वसन होगा तो बनेगा लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण आपको थकान महसूस होती है। तो मांसपेशियों में बच्चों लैक्टिक अम्ल बन जाता है और आपको थकान महसूस होने लगती है। अब है कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का बच्चों बताओ क्या है, रेटिनॉल है, विटामिन ई का रेटिनॉल है। अब है आपका ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। आपके रक्त में बच्चों पता है आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट भी होती है। अभी सुना होगा कोरोना में कि प्लेटें घट गई। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, अपने शरीर में ऐसी कोशिका हैं जो रोगाणुओं से लड़ती हैं, इसलिए इन्हें अपने शरीर के सैनिक बोला जाता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ हो रही है ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं आरबीसी। ऑक्सीजन को कौन ले जाती है अपने शरीर में, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं अपने शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। बच्चों जो आरबीसी होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व होता है, हीमोग्लोबिन।
जो ज़्यादा लोहे का सेवन करता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन उतना ही ज़्यादा होता है और उतनी ही ऑक्सीजन उसके शरीर में पहुंचती है। इसलिए बोलते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी चाहिए, पालक खानी चाहिए, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है। आयरन ज़्यादा खाने से हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। तो ऑक्सीजन का परिवहन अपने शरीर में कौन करता है? आरबीसी करती है, आरबीसी। अब प्रश्न है आपका, ग्लूकोज के एक अणु से, ठीक है, अपने अंदर श्वसन हो रहा है, तो ग्लूकोज का एक अणु है, तो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण कितने एटीपी बनते हैं? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, 36 एटीपी बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण 36 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 36 एटीपी बनते हैं। अब प्रश्न है आपका, सामान्य अवस्था में, ठीक है, सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120, 80 माने पहले अधिकतम लिखते हैं फिर कम वाला लिखते हैं। तो जो बीपी की बात आ जाए, ब्लड प्रेशर की आ जाए, तो पहले 120/80। तो जो धमनियाँ होती हैं आपके शरीर में, तो रक्त जब पंप होता है तो रक्त के द्वारा धमनियों पर जो प्रेशर पड़ता है उसे ही अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो रक्त के द्वारा धमनियों में जो दबाव उत्पन्न होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई कितना होता है? 120 होता है, और लो होता है 80। 80 से कम है तो लो बोलते हैं, 120 से ज़्यादा हो रहा है तो वो हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब है कि किस कोशिका द्वारा, ठीक है, किस कोशिका द्वारा स्टोमेटा खोलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है? तो यह है गार्ड कोशिका। बच्चों, जो स्टोमेटा होते हैं, पेड़ पौधों में क्या है, ऑक्सीजन या कोई भी गैस हो, गैसों का आदान प्रदान करने का काम स्टोमेटा करते हैं। स्टोमेटा बच्चों पेड़ पौधों की पत्तियों में होते हैं ज़्यादा संख्या में, तो स्टोमेटा गैसों का विनिमय करते हैं। अब स्टोमेटा को खोलना और बंद करने का काम जो है वो कौन करता है? सिंपल सी बात है, गार्ड सेल करती है, नाम ही गार्ड सेल। जैसे कि कोई भी मकान हो, पैसे वाला आदमी हो तो गार्ड रख लेता है, जब मालिक आता है तो दरवाज़ा वो खोल देता है, गार्ड दरवाज़ा खोल देता है। तो इसी तरह जो पेड़ पौधे पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, इनको खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? गार्ड सेल, गार्ड कोशिकाएं करती हैं। अब है आपका कि मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, कितने कमरे होते हैं? तो मानव हृदय में बच्चों जो हैं 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? तो अवायवीय श्वसन में एथिल एल्कोहल माना शराब बनती है अवायवीय श्वसन में। ध्यान रखें आप। जैसे कि आपने सब्जी बनाई और एक बंद कोई टिफन है उसमें रख दी, आपको ध्यान नहीं रहा, तो कुछ दिनों बाद वो शराब में बदल जाती है, खट्टी पड़ जाती है वो आपकी सब्जी वगैरह जो भी हो। अब लाइपेज एंजाइम का क्या काम है? लाइपेज एंजाइम का क्या काम है? तो लाइपेज एंजाइम का काम बच्चों वसा को बशीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलना। वसा को बशीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलना लाइपेज एंजाइम का कार्य है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यह कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित माने फेफड़ों से संबंधित है। तो जो टीबी नामक बीमारी है ये फेफड़ों से संबंधित है। टीबी नामक बीमारी जो है फेफड़ों से संबंधित है। पीलिया यकृत की बीमारी है, डायरिया आंतों की बीमारी है,
ल्यूकीमिया रक्त का कैंसर होता है ये ल्यूकेमिया। अच्छा आप देखो अच्छा प्रश्न है आपका कि हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन प्रदान करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है इसको लाल रंग कौन देता है, लाल रंग इसको मिलता है लोहे से, लाल रंग मिलता है इसको लोहे से। तो हीमोग्लोबिन को लाल रंग जो है लोहे प्रदान करता है, इसलिए आपको लोहे का सेवन करना चाहिए। ठीक है, लोहे के बर्तनों वाला खाना आपको खाना चाहिए। बच्चों आपको पता है एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु ले जाता है। दंत क्षरण क्या है, माने जो दांत हैं आपके एक गिरने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए एनेमल एवं उसमें जो प्रोटीन होती है उसका मृदुकरण। ठीक है, एनेमल एवं इसका क्या हो गया, प्रोटीन का मृदु, जो प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन नहीं, जो दांत होते हैं आपके वो एनेमल और प्रोटीन से बने होते हैं। इनका धीरे धीरे मृदुकरण ये होता है आपका दंत क्षरण, ये होता है आपका दंत क्षरण। अब है निम्न में कौन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। माना है देखो पहले आपको ऑप्शन देखना पड़ेंगे, हीमोग्लोबिन भी दिया है, प्लाज्मा भी दिया है, सेलेस्मा दिया है। अगर यहाँ बच्चों CO दिया होता, CO कार्बन मोनोऑक्साइड दिया होता, CO दिया होता तो आपका वो वाला सही था। CO नहीं दिया तो यहाँ आपका हीमोग्लोबिन सही है, हीमोग्लोबिन सही है। तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणु जो है ले जाता है। कितना सरल प्रश्न है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, तो इसका सूत्र क्या है C6H12O6, C6H12O6। तो कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर माने ऑक्सीजन वाला रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर वही प्रश्न आएगा दोबारा से, बायां निलाय। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रुधिर है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। आपके शरीर में कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है आपके फेफड़ों में जाएगा। ये फेफड़ों में पहुँच गया, फुफ्फुस माने फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में पहुँच गया, फेफड़ों से बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन और रक्त में मिला दी जाती है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है क्रम जो है चलता रहता है। अब एक मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछली के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं। कौन सी रुद्र वाहिकाएं रुद्र को हृदय से शरीर के विभिन्न, देखो ये कितना अच्छा प्रश्न है। माने जो पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी ऐसी वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय के शरीर के सभी अंगों में ले जाती हैं। सबको पता है इसका आंसर, तो धमनियां, इसका आंसर करेक्ट आपका सही है, धमनियां आपका करेक्ट आंसर एकदम सही है। किस रुद्र वाहिकाओं का भित्ति मोटी और लचीली होती है, तो कितना सरल प्रश्न है। आपने याद किया होगा धमनियों और स्राव में, धमनियों की भित्ति मोटी होती है, धमनियों की भित्ति मोटी होती है, ठीक है, और लचीली होती है, शरीर के आपके अंदर स्थित होती हैं, ऑक्सीजन वाला रक्त ले जाती हैं, धमनियाँ लाल रंग की होती हैं, ये अपन ने याद किया है। अब है परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप माने सड़े गले से भोजन प्राप्त कौन करता है, तो कवक प्राप्त करते हैं, कवक प्राप्त करते हैं। सड़े गले से भोजन कौन प्राप्त करते हैं, कवक माने फंजाई प्राप्त करते हैं। यहाँ परजीवी का उदाहरण है, यहाँ दिया है विषाणु, तो परजीवी पादप विषाणु भी हो सकता है और कवक भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम देख करके आपको बताएंगे क्या है वास्तव में, क्या इसका करेक्ट आंसर है। कवक सही है, विषाणु सही है, ये कह नहीं सकते हैं इसका आंसर क्या सही है। कमेंट में बता देंगे आपको हम, जो भी सही हो एकदम। स्थलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट, जैसे आप हो, ठीक है, तो जो नाइट्रोजनी वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर निकलते हैं, किस रूप में निकलते हैं, यूरिया के रूप में बाहर निकलते हैं। आप जो मूत्र त्याग करते हैं उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। जलीय जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ किस रूप में बाहर निकलते हैं, जलीय जीवों की बात हो रही है, तो उनमें जो नाइट्रोजनी वाले पदार्थ हैं वो अमोनिया के रूप में बाहर निकलते हैं।
कवक में पोषण विधि है, जो कवक होते हैं उनमें पोषण विधि है। कवक में पोषण विधि है। मृतजीवी माने सड़े गले मृत पदार्थों से कवक अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा। ठीक है, तो कवक माने फंजाई। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र बच्चों किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। अब आपका पादप में जाइलम की भूमिका क्या होती है? माने देखो यहाँ पर पूरी बात समझो। पादप पौधों में जाइलम होते हैं, तो जाइलम जो है बच्चों पेड़ पौधों में क्या काम करते हैं? तो ई हटा दो तो हो जाता है जाल माने जल। तो पेड़ पौधों में जाइलम जो है जल का परिवहन करते हैं। जल का परिवहन करते कहाँ लिखा हुआ आपका? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन पर ये आपका सही है। और फ्लोएम फूड का परिवहन करते हैं। फ्लोएम फूड माने भोजन। चूने के पानी का रंग, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा होता है? तो दूधिया हो जाता है। ये भी आपको पहले से ही इसका आंसर पता है, हमें पता है इसका आंसर, आप जानते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो इसका आंसर है चीड़ पौधा। और फिर आपका पौधों में गैसों का आदान प्रदान, गैसों का विनिमय कौन करता है? आप सभी को इसका आंसर पता है। रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा को ही रंध्र बोलते हैं। ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में मानव हृदय के लिए किस कक्ष की पेशीय भित्ति मोटी होती है? तो आपका आंसर है निलय। वैसे कठिन प्रश्न इतना पूछेंगे नहीं आपसे वो। फिर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है? तो ये इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। जो प्लेटलेट्स जो हैं ये रक्त का थक्का बनाने का काम करती हैं। प्लेटलेट कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाने का काम करती हैं। क्षुधांत्र द्वारा, छोटी आंत के द्वारा। अवशोषित वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? छोटी आंत जो है वो वसा का छोटी आंत के द्वारा अवशोषित वसा, ठीक है, छोटी आंत ने जो है वसा को अवशोषित कर लिया। अब उसका जो वहन है शरीर में किसके द्वारा किया जाएगा? तो लसिका के द्वारा किया जाएगा। इसको और समझो बच्चों, छोटी आंत जो है वसा का अवशोषण कर लेती है। अब इस वसा का क्या करेगी वो? तो फिर लसिका इस वसा को ले लेती है। वृक्क में स्थित निस्पंदन माने छानना। अच्छा देखो, आपकी छलनी देखी, छलनी में क्या होते हैं? आपने देखा वो जाल सा होता है। तो वृक्क में भी बच्चों वृक्काणु का जाल होता है। वृक्क में भी वृक्काणु का जाल होता है, जिन्हें अपन नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन है बच्चों ये रक्त को छानने का काम करते हैं। वृक्काणु निस्पंदन का काम करते हैं। ऐसे अपने शरीर की इकाई क्या है? कोशिका, ठीक है। और तंत्र की न्यूरॉन, और वृक्क की वृक्काणु। तो ऐसी अपन इकाई पूछी उन्होंने। अब प्रश्न है, आप बता सकते हैं हमारे जवाब देने से पहले एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति है प्रतिदिन बच्चों जो है ये कितने लीटर वृक्क जो है खून ब्लड पंप वो साफ करता है? तो बच्चों हमने इसका आंसर आपको पहले ही बताया था कि 180 लीटर जो है एक दिन में खून जो है साफ किया था। लिखा है ना, प्रतिदिन कितने लीटर निष्पंद वृक्क में होता है? तो 180 लीटर। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया है। जंतुओं की पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का जो रूपांतरण सबको पता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो अवायवीय श्वसन है, तो लैक्टिक अम्ल ही बनेगा, आपको पता है। अवायवीय श्वसन होता है। आ माने नहीं, वायवीय माने बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय माने वायु की उपस्थिति में, वायु में होती है ऑक्सीजन, तो वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और आपका ये अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं। वृक्क का आकार होता है, जो वृक्क है आपका, वृक्क का आकार कैसा होता है आपका?
हम इसको भी बता चुके हैं आपको। तो ये सेम के बीज के समान वृक्क का आकार होता है। इस तरीके से बच्चे हमने आपको इस पाठ के सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आया, कुछ तो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।